ओके, आई होप कि रिकॉर्डिंग हो रही हो। सही हो गया आज। सो बेसिकली इतना एनर्जेटिक नहीं होगा जैसे मैं होता हूँ रोज़, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। सही है। कल के बाद थोड़ा थक गया था और नींद पूरी नहीं हुई थी ना, उसकी वजह से आज। सो बेसिकली इफ़ यू गाइस रिमेंबर, हमने 80% जो है ना इस चैप्टर को कवर कर लिया था। सही है। लेट मी शो। अच्छा, मुझे बस ये ना कंफर्म कर दो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है ना। मैं बोल ही जाऊँ मेरी स्क्रीन विजिबल ना हो। ओके ओके, सही है। आज हमने ना उस दिन एक चैप्टर का आगाज किया था, उसका नाम था फोर्सेस। सही है। फोर्सेस क्या होती है? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के ऊपर पुश और पुल का इफेक्ट आ रहा हो ना, उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, और टाइप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन भी देखी थी। फिर रिजल्टेंट फोर्सेस को समझा था कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स की थी। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस जाना था हमने। सही है। इसके बाद हमने उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। फिर उसको करने के बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फोर्सेस परपेंडिकुलर हों तो किस तरह हम रिजल्टेंट फोर्स और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हेड टू टेल मेथड को यूज करके एंड पाइथागोरन थ्योरम इस्तेमाल करके। अगर ये नहीं आता तो यू कैन यूज स्केलिंग मेथड एज वेल, वो भी आसान है लेकिन उसमें एरर के चांसेस होते हैं। फिर हमने कल स्टार्ट किया था कि भाई न्यूटन के 3 लॉज हैं, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2 लॉ नंबर 3। ठीक है। लॉ 1 हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, वो था इनर्शिया के ऊपर। मैंने आपको इनर्शिया भी बहुत ही डिटेल में कराया था ताकि आपके लिए मुश्किल कुछ रह ही ना जाए। एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन जो ने फरमाया कि अगर एक चीज रुकी हुई है तो वो सारी जिंदगी रुकी ही रहेगी जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अनबैलेंस फोर्स आपको सबको पता है, किसी को नहीं पता मुझे पता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है। ओके। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज मूव कर रही है वो सारी जिंदगी मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। ये उनका लॉ नंबर 1। फिर लॉ नंबर 2 हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें क्या था? उन्होंने कहा था कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हम वेट निकालते हैं mg से निकालते हैं, है ना, हम स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम से निकालते हैं। तो इस तरह फोर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फोर्स भी एक क्वांटिटी है ना, फोर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ये अंडर है। क्यों कहा था? क्योंकि ये आपको समझ आएगा पास्ट पेपर क्वेश्चन से। अब आ जाओ, पहले इस कॉन्सेप्ट के थोड़े से पास्ट पेपर क्वेश्चंस करा देता हूँ। सही है। और उसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ओके, लेट मी शेयर a few questions. ओके ओके, ये पहला क्वेश्चन है मुझे। अच्छा, पहली चीज, बेसिकली फिजिक्स में क्वेश्चंस को ना आपने तेजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें ना एक छोटा सा वर्ड भी ना पूरे क्वेश्चन की सेंस बदल सकता है। सही है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से तहम्मुल से पढ़ना है, तहम्मुल से समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, खासकर एमसीक्यूज। सही है। आ जाओ। अ मैन पुल्स अ स्लेज ऑफ मास 25 kg। एंड मैंने आपको एग्जाम टिप क्या बताई थी? एग्जाम टिप मैंने ये बताई थी कि जब भी इस तरह का सिचुएशन वाला क्वेश्चन आए ना, बेस्ट क्या है कि आप डायग्राम्स बना लो। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। रफ सी डायग्राम बना लो पेंसिल से साथ साथ, और साथ साथ देखते रहो। अब एक बंदा था, ठीक है, मेरी तरह। सही है। उस बंदे ने कि क्या, ही वाज पुलिंग अ स्लेज। ठीक है, ही वाज पुलिंग अ स्लेज। ठीक है। अब इसका मैथ क्या था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वाज पुलिंग अ स्लेज ऑफ मास 25 kg। ठीक है, 25 kg इसका मैथ था। अच्छा, इतना पार्ट ड्रॉ कर लिया। अक्रॉस द लेवल ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। क्या मतलब कि बिल्कुल ये ग्राउंड के साथ था, ये ग्राउंड आपके पास बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और बेसिकली आप जो हो ना इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हो?
कितनी फोर्स लगा रहे हो? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, सही है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन, सही है। तो आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन्स की लगा रहे हो? 60 न्यूटन्स की। देखो लिखा है ना, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप 60 न्यूटन्स की फोर्स लगा रहे हो, सही है। इस चीज़ पर खासा ध्यान करना है। 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड बिल्कुल पक्का हो जाएगा, सीमेंट की तरह। अच्छा, A constant force of friction of 20 न्यूटन acts on a sledge। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। सुनो, मैं इसको इस तरफ पुल कर रहा हूँ इतनी फोर्स लगा के, इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड के ऊपर घसीट रहा हूँ, ठीक है, और इस तरफ इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूँ। मुझे बताओ फ्रिक्शन किस तरफ होगी? अगर इस तरफ मैं इसको खींच रहा हूँ फोर्स लगा के, इस तरफ इसकी मूवमेंट है, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? तो ग्राउंड के साथ बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हैं और एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, आपस में रबिंग हो रही, तो फ्रिक्शन भी होगी ना। अगर ये डायरेक्शन आपके पास इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की है, फ्रिक्शन किस तरफ होगी? जल्दी से बताओ। ओके। अच्छा, वेल आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। मुझे भी सिर्फ हारिया और विक्रम का आंसर आया। तलाल, जफर, अनाया, आमना, अनुष्का, आयान, काइंडली आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सही है, मैं आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो, किस तरफ होगी? चलो ऑप्शन देता हूँ। ओके, राइट की तरफ होगी। अच्छा, तो यस, फ्रिक्शन जो है राइट की तरफ होगी, सही है, देखते हैं। अच्छा, तो मोस्टली लोगों को कहना है कि भाई ये आपके पास डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की। क्या है? ये आपके पास डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की, सही है। ओके, मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन इज ओके, फ्रिक्शन जो है इट अपोजेस मोशन, है ना। जिस तरफ भी आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट तरफ होगी, सिवाय एक चीज के, एंड वो एक चीज आपको बताया, वो क्या है? व्हील है, सही है। अच्छा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब इसकी फोर्स भी हमें दी गई है, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी? 20 न्यूटन। कितनी थी? 20 न्यूटन से, सही है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे ना। ओके हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, वो एक्सेलरेशन का पोर्शन ही नहीं समझ, पहले मैं बात बताऊँ। आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही है, राइट? एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही रहने देंगे या कुछ निकालेंगे पहले, है ना। आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम क्या करेंगे? हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे या फिर ऐसे ही 60 न्यूटन उठा लेंगे? क्या लगता है, बताओ। पीछे की तरफ एक्ट करेंगे, the force in the backward direction is greater than the force of friction। नहीं, आई एम आस्किंग कि हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सही है ना। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आई एम आस्किंग कि हम क्या करेंगे? हम इनके साथ कुछ करेंगे क्या? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्या करेंगे? मुझे बताओ। रिजल्टेंट ही निकालेंगे। ओके, अब इस एग्जांपल ऐसे लो, जैसे मेरी एक दुकान पे ना उधारा चल रहा है, सही, मेरे पहले 50 रुपए उधारे, मैं अगली चीज ले जाता हूँ। अब पहले मेरे 50 रुपए कटेंगे, मैं अगली चीज लूंगा ना, पहले मेरा हिसाब होगा पूरा, है ना। मेरे उधारे का पहले हिसाब होगा, ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी ना, तो आप कौन सी फोर्स यूज करोगे? ये वाली कि ये वाली? ना, आप कोई यूज नहीं करोगे, आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इनका पहले हिसाब करोगे, सही है। अब वो हिसाब कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, whenever forces are parallel to each other, जब भी पैरेलल होंगी तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे? या तो सब्सट्रैक्ट करोगे या तो आपको ऐड करोगे। अब सब्ट्रैक्ट कब करोगे? सब्ट्रैक्ट तब करोगे जब एरोस की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम होती, लेट्स सपोज, तो मैं ऐड करता, राइट। अच्छा, तो मैंने इन दोनों को क्या किया? मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉल वैल्यू इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन, सही है। अब ये 40 न्यूटन की फोर्स आप यूज करोगे। याद रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो, आप उनका पहले हिसाब करोगे, ठीक है, फिर उनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे एंड ये फोर्स यूज करोगे। अच्छा,
अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज है। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालें? अब न्यूटन चर्चा का सेकंड लॉ यूज होगा। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि आपके पास फोर्स जो है ना इज द प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को हम कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। न्यूटन ने कहा था आपके पास फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा, मास हमें गिवन है, ध्यान से देखो जी भाई, मास हमें गिवन है, मास भी गिवन है एंड फोर्स भी गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन। जब हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन हो, क्या हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ये वाली वैल्यू सिंपली मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पे 25 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, वहां पे जाकर डिवाइड होगा, सो 40/25 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? जस्ट कैलकुलेटेड, इतना आसान हो गया ना, बस कैलकुलेट कर लो। ओके 1.6, लेट मी चेक, मैं भी करूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। आज सारे करो, शाबाश, जल्दी जल्दी करो। ओके जल्दी से ना सारे करके अपने आंसर में से शेयर करो, शाबाश, जल्दी जल्दी। एंड मेक श्योर सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, सही है। वी हैव अराउंड 7 स्टूडेंट्स राइट नाउ, ठीक है। ओके वेल, अयान, तलाल, अनुष्का, आमना, can I get answers from you as well? Can you guys please share your answer as well? Okay, you are saying 1.6, right? तो हम क्या करेंगे, 1.6 को करेक्ट कर देंगे, लेकिन अभी आप सबने क्या कहा 1.6, तो ओके श्योर, सही हो गया। 1.6 के साथ इसकी पहचान लगाएंगे मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सही। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया ना इस तरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करना होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट करता है कि आपके पास फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब समझ आई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? ये बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला है एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अभी तो मुझे टाइम लगा ना कराने में, मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे एक क्वेश्चन करवाने, लेकिन ये था कि अब मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैंने समझाना था, मैं समझा दिया, मैं वैसे बना देना। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन जरा फंसाएगा आप लोगों को। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत अजीब आ गया है ना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, सही है। ओके हो गया। 4 forces act at a point as shown, ये पॉइंट है, इसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये मैं लगा रहा हूँ, ये अयान लगा रहा है, ये विक्रम है एंड ये तलाल, सही है। हम चारों ना एक चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि नहीं भाई मेरी चीज है, मुझे चाहिए, सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। मैंने जब भी कहा था एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी ना, वी विल फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सही है। ओके, अब क्या करेंगे भाई, ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्या करेंगे मुझे बताओ, कोई आइडिया है किसी के पास? रिजल्टेंट निकालेंगे। हाँ रिजल्टेंट निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे? ये तो अजीब है ना, 4 फोर्सेस आगे एक तरफ, हमें तो क्या नहीं था इस तरह का। कोई गेस है? मैं करवाता हूँ, मसले की बात नहीं है। कैन आई ट्राई? यस श्योर श्योर, जी बताओ। अच्छा, तो पहले जो टॉप की फोर्सेस है और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल फोर्सेस जो एक्ट करिए, पहले we see them as individual forces, right? Like let's say that horizontal is another force acting on the same object and vertical is another force acting on a different object. Let's say they're different objects. तो इसके बाद हम net and horizontal और vertical के निकालेंगे। 2 न्यूटन 2 न्यूटन और फिर 8 न्यूटन minus 4 न्यूटन। सही हो गया, सही हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो अब मैं बताता हूँ, सही है आपसे बताया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। ओके लेट्स सपोज करो कि आप ना इन दोनों फोर्सेस को बाहर निकाल लेते हो, इन दोनों फोर्सेस को और आप इन दोनों फोर्सेस को बाहर निकाल लो, सही है। आप इसको ऐसे कर लो, एक ये आ गया एंड एक ये आ गया, सही है। um,
सही है। या देखो देखो यहाँ पे है क्या बेसिकली, ये फोर्स एंड ये फोर्स क्या एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, एंड ये फोर्स एंड ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो बेसिकली हम इस तरह भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, आप इनको अलग कर लो, इस तरह कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। सही है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर पैरेलल हो, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में एरोज हो तो ऐड, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में एरोज हो तो सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फोर्स एंड ये फोर्स, ये एरो और ये एरो डिफरेंट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है? सही है, डिफरेंट डायरेक्शन में। यस बिल्कुल। लेट्स सपोज करो ये मैं हूँ या अयान है, ठीक है, भी हमारे दरमियान जो है वो मुकाबला हो रहा है। सही है, अच्छा अब देखो बेसिकली दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों मैं और अयान सेम फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स सपोज इनको ना भी इग्नोर कर दो, इनको इग्नोर कर दो, समझो ये है ही नहीं है, इनको इग्नोर कर दो, समझो ये है ही नहीं। मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन की एंड अयान भी इतने की लगा रहा है, तो सेम फोर्सेस हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि आंसर 0 आएगा। क्या कहते हो, कहना है? यस, क्योंकि सेम वैल्यू है। बिल्कुल सही है। ओके, so basically I will cancel them both because same values हैं, different directions हैं, we will subtract them, that's why मैंने कैंसिल किया, क्योंकि अगर मैं 2 - 2 करता तो 0 ही आता। सही है, अच्छा अब यहाँ पे आ रही हो, इसको देखो, मतलब क्या है कि ये बॉक्स जो है ये हम 4 लोग खींच रहे थे, ये ना ही मेरी तरफ मूव करेगा ना ही अयान की तरफ मूव करेगा। सही है, अच्छा अब यहाँ पे आ गया तलाल एंड यहाँ पे आ गया विक्रम। सही है, ओके विक्रम आ गया। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला स्टार्ट है। विक्रम खींच रहा है 4 न्यूटन से एंड तलाल खींच रहा है 8 न्यूटन से। सही है, ओके यान लेट्स सी। अच्छा अब देखो बेसिकली एरोस की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू 4 न्यूटन विल गिव अस 4 एंड ये 4 किसकी तरफ होगा, एरो का निशान किसकी तरफ आएगा, जिसका फोर्स बड़ा था, जिसकी फोर्स बड़ी थी, तलाल। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। सही है, यहाँ पे इन्होंने आपसे डायरेक्शन नहीं मांगी, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स मांगी है, तो सिंपली वी विल टेल कि हमने सोल्व कर लिया है एंड हमारा आंसर आ रहा है 4। So can you repeat the question? What you were just saying? Yes, can you please repeat what were you trying to say? I was saying that could you repeat what you were saying before? Actually, I couldn't hear you. Okay, कहाँ समझ नहीं आया मुझे, बताओ। जो आपने अभी जो लास्ट एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोली, I couldn't hear that. Okay. Actually. Well, मैं ये कह रहा था कि हमने यहाँ पे हमने ये भी निकाला ना कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है ना, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्शन बतानी नहीं, हमने से बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। सही है, Got it. ओके यहाँ तक क्लियर सबको, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर हुआ कि नहीं? और क्वेश्चंस करते हुए मसले की बात ही नहीं है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा अब ये ना आप लोगों ने करना है, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट है। Which object has the largest resultant force? Which object has the largest resultant force? जल्दी से करो, नहीं क्या दूरा पड़ गया, पेन नहीं चल रहा मेरा फिलहाल तो। ओके मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं सबके आंसर देखूंगा। सही है, ओके अयान आपने रीज़न भी डाल दिया माशाल्लाह, सही हो गया। मैं सबका चेक करता हूँ, बस ना मैं 2 मिनट तक वेट करता हूँ, मैं सबका आंसर चाहता हूँ। सही है, मैं भी जा रहा हूँ चैट बॉक्स में। सही है, ओके हो गया, और लिटरली सबका आंसर मुझे चाहिए। अच्छा फिर देखते हैं। ओके
मुझे आया है किसका आंसर? मुझे आया है तलाल जफ़र का, आमना का, अनुष्का का, अयान का एंड हादिया का। ओके, सबका ही आ गया है ना, ये सारे ही सी कह रहे हैं। ओके, अच्छा देखता हूँ भाई सी में ऐसा क्या है जो सबको सी इतना पसंद आ गया। अच्छा आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे सही है। मैं स्पीड पकड़ूंगा, अब स्पीड जैसे हम आपके फिंगर टिप्स पे आ गया ना, मैं स्पीड पकड़ूंगा सही है। ओके, यहाँ पे देखो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। पहले पहले देखो सेम डायरेक्शंस हैं, है ना, विल ऐड देम, दिस विल बी 20 सही। यहाँ पे देखो डिफरेंट डायरेक्शन है दोनों, ठीक है, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, विल सब्ट्रैक्ट देम, राइट। 30 माइनस 20 विल गिव अस 10 न्यूटन सही है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, पहले सेम डायरेक्शन है, विल ऐड देम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन सही है। अच्छा डिफरेंट डायरेक्शंस विल सब्ट्रैक्ट देम, 20 माइनस 10 विल गिव अस अगेन 10 न्यूटन्स। हाँ डी पे आ जाओ, सेम डायरेक्शन विल ऐड देम, दिस विल बी 15 न्यूटन सही है। तो 15 न्यूटन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सेम डायरेक्शंस वी विल ऐड देम, इट विल बी 10 न्यूटन सही है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डायरेक्शंस सब्ट्रैक्ट देम, राइट, 30 माइनस 10 विल गिव अस 20 न्यूटन। अच्छा अब इन सबको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो देखने में। पहला ये आ रहा है, ठीक है, ये सारी फोर्सेस आ गई। अब जब मैं देखूं सबसे ज़्यादा बड़ी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आ रही है, पहले में 10 है, फिर 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। एंड मेरे ख्याल से अगर मैंने मैथ्स पढ़ा मुझे पता होता है कि 20 सबसे बड़ा है, राइट। दिस इज़ वाई आपका आंसर क्या आता है, सी इज़ योर राइट चॉइस। अच्छा अब मुझे बताओ न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ आ गया? न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ आ गया, ताकि मैं आप थर्ड कॉन्सेप्ट पे आऊँ, अपने थर्ड लॉ पे आऊँ। Yes sir, I got it at least. ऑलराइट, अच्छा भाई ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का, ये मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा सही। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दो बार बोलूंगा समझना, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड अ सिमिलर रिएक्शन। अब समझो जरा मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूँ करो, द्वार को पंच करो हल्का सा, दीवार को हल्का सा पंच करो, हल्का सा पंच करो सही है, द्वार को हल्का सा पंच करो। आपने द्वार के ऊपर फोर्स लगाई है ना, जोर लगाया, लेकिन आपको भी पेन फील हुई, मानते हो कि नहीं, पेन फील हुई ना। एक और एग्जांपल दो, आप गन चलाते हो भाई, आपने गन चलाई, बुलेट बाहर निकली, लेकिन आपके हाथ पे क्यों जोर पड़ा, आपके पूरे बाजू पे जोर क्यों पड़ा? ऐसी बात है ना, है ना। आप जोर से जमीन के ऊपर पाँव मारो, आपके पाँव में जोर क्यों लगा भाई, आपके पाँव में दर्द क्यों हुई, पेन क्यों हुई आपको, है ना। भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हमें खुद पेन हो रही है, हम गोली चला रहे हैं, हालांकि गोली आगे जा रही है, हमें जोर पीछे की तरफ लग रहा है, हम दीवार में मुक्का मारे, हमें जोर पीछे की तरफ लग रहा है, हमारे हाथ के ऊपर जोर लग रहा है ना। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने दीवार पे पंच मारा, जितनी फोर्स आपने दीवार पे लगाई ना, दीवार ने उतनी फोर्स आपके हाथ पे पीछे की तरफ लगाई, सही है। आप जमीन पे पाँव रख रहे हो, आपने जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, जमीन भी उतनी फोर्स ऊपर की तरफ आपके पाँव पे लगा रही है, ऐसे ही है ना। इसलिए जमीन पे आप खड़े हो, जितनी देर आप 2 घंटे खड़े हो गए, 3 घंटे खड़े हो गए, आपके पाँव में दर्द शुरू हो जाएगी। आप गोली चलाते हो, कहते हैं ना गोली चलाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस आनी चाहिए। AK-47 चलानी है, अगर आपने M10 चलानी है, आपने MP5 UMP कोई भी गन चलानी है ना, तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके बाजू पे बड़ा जोर पड़ता है, गोली आगे की तरफ जाती है ना, जितनी फोर्स गोली आगे की तरफ लगाती है ना निकलते हुए, उतनी फोर्स आपके हाथ पे भी लगती है भाई, सही है। तो एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ पे देखो मैंने आगे गोली चलाई ना, जितनी फोर्स मेरी गोली, जितनी फोर्स से मेरी गोली आगे गई ना, उतनी फोर्स मेरे हाथ पे भी लगी। हमें देखो आप नीचे जमीन पे जोर लगाते हो, उतना जोर जमीन आपके ऊपर भी लगाती है वापस, सही। यहाँ पे देखो, ठीक है, आप बोट के ऊपर पाँव रख के छलांग मारते हो ना, जितना जोर आप बोट में लगाते हो, बोट उतना जोर आपके ऊपर लगाती है, सही। और एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा
अच्छा बेसिकली ना अब इस न्यूटन थर्ड लॉ का काम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ये कहाँ पे काम आता है, इसके ऊपर घबराओ नहीं, कोई आपके ऊपर बड़े बड़े कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यूज में आएगा, और एमसीक्यूज में बहुत ही आसान एमसीक्यू आएगा कि मैं बताओ कौन सा बेसिकली पेयर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ है, वो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो बहुत आसान होते हैं। यहाँ में देखो बेसिकली ये काम कहाँ पे आता है, आपके पास ना एक फ्रॉग है पानी में तैर रहे, सही, आपके पास एक फ्रॉग है पानी में तैर रहे, ये फ्रॉग आपके पास है प्यारा सा, ठीक है। आपको क्या बताऊँ, ये जो फ्रॉग जो होते हैं पानी में तैरते कैसे, ये फ्रॉग जो होते हैं ये पानी में कैसे तैरते हैं, ये फ्रॉग जो होते हैं ना बेसिकली अपने पाँव से जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे वाटर में छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्रॉग ना अपने पाँव से इन पार्टिकल्स को पीछे की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ये ना फ्रॉग जो है ये वाटर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। एंड हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड सिमिलर रिएक्शन, तो जैसे ही ये फोर्स पीछे की तरफ लगती है ना, वाटर पार्टिकल जिसको आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं और इस तरह ये फ्रॉग आगे जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे पहले ये फ्रॉग ऐसे खड़ा था, ठीक है, इसने पानी को इस तरह पीछे की तरफ फोर्स लगाई, ठीक है, एंड क्या किया फिर पानी ने इसको आगे की तरफ फोर्स लगाई, सही है। कैसे इक्वल नहीं होता अनाया, कैन यू प्लीज टेल मी इक्वल कैसे नहीं होता। What is your question again? वेल बेसिकली एक स्टूडेंट ने पूछा है चैट में कि इक्वल नहीं होता है, तो अब ऐसे आस्किंग किस तरह इक्वल नहीं होता है। Oh. ओके अब एक और, यस विक्रम। Sorry to interrupt, but like मेरा एक question है कि why does this law happen? Why is it that like it's always in pairs? Okay, sure, मैं बताता हूँ। Okay, we can say similar as well, we can say equal as well, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने बहुत जगह सिमिलर का वर्ड यूज किया है, सही है। मैं सिमिलर क्यों कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रहा है, सही है। सिमिलर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे, सही है। ओके वेल ये पेयर्स में क्यों आते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि जब भी आप फोर्स लगाते हो ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो ऑपोजिट आपके ऊपर फोर्स लगाते हो, दो फोर्सेज एट अ टाइम लग रही होती है, दो फोर्सेज एट अ टाइम लग रही होती है, सही है। जैसे आपने दीवार पे पंच किया ना, इस तरह दीवार थी, आपने पंच किया जोर से, दीवार ने आपके ऊपर फोर्स लगाई, तो एक फोर्स ये लगी एंड एक फोर्स ये लगी। एग्जांपल दो यहाँ पे, आपके पास एक ईगल है, ठीक है, ईगल ने क्या किया, अपने परों को ना नीचे की तरफ मारा जोर से, जो एयर पार्टिकल्स थे उनको नीचे की तरफ जोर से पुश किया, सही है, नीचे की तरफ फोर्स लगाई ना। हमें पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वही एयर पार्टिकल जो हैं बेसिकली ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाएंगे, तो इस तरह आपके पास बर्ड्स जो है ना वो हवा में उड़ते हैं, सही है। तो ये इसके काम है बेसिकली। थोड़ा बहुत समझ आया कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। ओके अच्छा ओके हो गया। अच्छा अब एक और चीज़ पूछता हूँ मैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो भाई, मेरे पास ना एक बंदा है, ये बंदा है मेरे पास, ठीक है, इसको ना मैंने पहना दिया है पैराशूट, क्या पहना दिया मैंने, इसको पहना दिया पैराशूट, सही है। एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, बताओ कि आपके पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ कैसे लग रहा है, सही है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इस एग्जाम्पल के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ लग रहा है, ठीक है, कौन सी ऐसी दो फोर्सेस हैं जो कि पेयर में है और इक्वल है, सही है। यहाँ पे देखो, अच्छा ये बता दूं कि दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये पैराशूट जो है इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड,
विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक, ओके। अच्छा जी, अब कांस्टेंट स्पीड से ना आपको एक बात याद आ जानी चाहिए, सही, ये बात याद रखनी है, ओके। अब भाई ये बंदा जो है ना अर्थ के ऊपर है, तो क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, है ना, नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, है ना, एक डाउनवर्ड फोर्स से बंदा लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स जो कि ये इंसान लगा रहा है, जो इंसान की वजह से लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है। दूसरी फोर्स बेसिकली पैराशूट लगा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, एक ये पैराशूट है जो ऊपर की तरफ लगा रहा है, गौर से सुनना मेरी बात। एक ये बंदा जो है डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है वेट की वजह से, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करती है ना, और एक फोर्स ये पैराशूट लगा रहा है ऊपर की तरफ, सही है। अब मुझे बताओ ये दो फोर्सेस सिर्फ यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल कैसे हुआ, गौर से बताना, गौर से, ये दो फोर्सेस उसकी एग्जांपल कैसे हुई। पहली बात, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, ठीक है, और सिमिलर भी हैं, लेकिन ये बताओ सिमिलर कैसे, सेम मैग्नीट्यूड। हाँ लेकिन सेम मैग्नीट्यूड कैसे, यहाँ पे कैसे पता चल रहा है इन दोनों की, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे है, द ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट स्पीड, सो दैट टेल्स अस दैट इट्स बैलेंस्ड। ओके। आपका कहना है, फोर्सेस आर अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कांस्टेंट स्पीड की वजह से दोनों फोर्सेस सेम है, राइट? yeah, no, not really. What I wanted to say was that like upward force is a constant speed is a like it shows us, it indicates that like both the forces are balanced. ओके ओके, लेट्स सी। अच्छा, वेल हादिया ने कहा कि ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है, लेकिन यू नो ऑपोजिट के लिए सेम एक्शन चाहिए ना, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे फोर्सेस सेम है। ये एग्जाम में आता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंस जाते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको मेंशन किया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, क्या मेंशन किया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड मेंशन की हुई है, सही है। एक बात बताऊँ, इधर पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी उसे ना, कहाँ गई, मैंने आपको एक बात बताई थी, बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है ना सारी इक्वल होंगी, एंड ये कब होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, एंड कब होती है, व्हेन एक्सेलरेशन नहीं होती। क्या मतलब, जब स्पीड कांस्टेंट होती है, इसको मैं कह सकता हूँ ना, स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होती है। इस तरह एग्जामिनर आपको फंसाता है, इस तरह पजल्स बन के ना आपके पास फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, सही है, पजल के तौर पे आते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन, सही है। तो देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे ना आपको बताया था कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस बैलेंस हैं, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस है, सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन ये होती हैं आपको, सही है, उसमें कहा होता है कि हमें बताओ कि विच टू एग्जाम्पल, ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, मैं कल क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, सही है, ओके हो गया, समझ आए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं भी फोर्स लगाते हो ना, आप फुटबॉल को किक करते हो, आप दीवार पे पंच करते हो ना, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सही है। इज इट क्लियर गाइस, ये आपको क्लियर होगी सबको, किसी का कोई क्वेश्चन Yes, हो, sir. ओके ओके, Sir, एक्सेप्ट मेरा फिर विक्रम, भी वही क्वेश्चन है, I didn't like quite get it. वही कि why does this law occur? Like वही था एक क्वेश्चन मेरा पहले. यही इसकी स्पीड वाला, सेंस, हाँ? ये स्पीड वाला पार्ट समझ नहीं आया। Not speed वाला है. This example, like generally Newton's third law में, why does everything have an equal and opposite reaction? I didn't get that part. Like I think you explained it also, but like मेरे को फिर भी नहीं. ओके ओके, छोड़िए, देखो वेल आपका कहना ये है बेसिकली कि ऐसा होता है क्यों है, जब हम कहीं फोर्स लगाते हैं तो इक्वल फोर्स हमारे ऊपर क्यों लगती है ना। Yes. ओके, सो बेसिकली देखो, जैसे आप एक दीवार पे पंच कर रहे हो ना, जितना भी ज़ोर से पंच करो, आप इसको जितनी ज़ोर से पुश करो, क्या ये दीवार मूव कर रही है, एक जगह खड़ी हुई है ना, वो ऑपोजिट उतनी फोर्स आपके ऊपर लगा रही है,
आप एक फुटबॉल को जोर से हिट करते हो, जितना भी जोर लगाते हो आपके पाँव में उतना दर्द होता है, ऐसा ही है ना? यस यस। सो बेसिकली होता है क्या है कि उन ऑब्जेक्ट्स का भी ना एक स्पेसिफिक मैथ होता है, सही है? जब आप उनके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, वो उल्टा फोर्स आपके ऊपर भी लगाती है। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, ये न्यूटन थर्ड लॉ का रूल है कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो वो उल्टा फोर्स आपके ऊपर लगाती है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है। मैंने तो आपने पंच किया, जितनी ज़ोर से पंच किया उतना पेन मेरे हाथ पे भी हुआ। मैंने ज़मीन पे जितने ज़ोर का पाँव मारा उतना उतना फोर्स ज़मीन ने भी मुझे लगाया, है ना? इसलिए जब भी फोर्सेस होती हैं ना पेयर में आती हैं, सही है? सब समझ आए? ये हमने ना डिटेल में करना है इंशाल्लाह, इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा करनी है, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सही है? अभी मैं इतना, हाँ जी, अभी बस ये समझो, अभी आपने समझना क्या है, अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि न्यूटन थर्ड लॉ में होता क्या है कि फोर्सेस, ठीक है, देयर आर टू फोर्सेस, पेयर फोर्सेस होती है, पेयर में होती हैं, ऑपोजिट होती हैं और सेम डायरेक्शन होती है, बस ये आपने याद करना है। वो कल हमने इंशाल्लाह एग्जांपल्स करनी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा इंशाल्लाह, इसके थ्योरी वाले भी और एमसीक्यूज वाले भी, उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सारा बताऊंगा ना, आपके अलावा आपको समझ आ जाएगी लेकिन बाकी बच्चों को कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मसला ही है, सही है? मुझे थोड़ा ओके, थोड़ा समझ आने लग गया है कि हाँ जी, हाँ लाइक जी, इट्स बिकॉज़ ऑफ द मास दैट्स व्हाई इट बिल्कुल, लाइक डज वो दैट। कल इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जितनी भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है कि मैं अभी बेसिक्स पे हूँ, ठीक है, इसके, तो इंशाल्लाह कल एग्जांपल्स करेंगे ना, आपको समझ आएगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उनको किस तरह सोल्व करना होता है, सही है? ओके, अच्छा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है। ओके, सेंट्रल पीटर फोर्स क्या होती है? बेसिकली आपके पास ना जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है ना, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है? अच्छा, बस ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन आपने याद भी कर लेना है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आते हैं, और इसके क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, समझो ये फ्री के मार्क्स लेके आते हैं, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, सही है? ये बिल्कुल समझो फ्री के मार्क्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है ना, ठीक है, एक सर्कल पाथ में मूव कर रहा होता है, जैसे मैं एक रनिंग ट्रैक पे घूम रहा था, सही है, एक गाड़ी चला रहा था, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड फोर्स के अंदर इसलिए डायरेक्शन भी होती है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलर मोशन में होता है ना, जब भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलर मोशन में होता है ना, उसकी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सही है? अब एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लो, मून जो है आपकी अर्थ के गिर्द घूम रहा है, आपकी अर्थ जो है सन के गिर्द घूम रही है, इन सब की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन, जिन्होंने इनको ऑर्बिट में रखा है वो सेंटर की तरफ है, ऐसे मून की अर्थ के सेंटर की तरफ है ना, सन की सॉरी अर्थ की सन की सेंटर की तरफ है, सही है? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ना मेरे पास, मैंने वीडियो सुनी थी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा, मैं इंशाल्लाह आपको वो दिखाऊंगा, सही है? बेसिकली ये फोर्सेस जो होती है ना, आपको अपनी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में रखती हैं। एग्जांपल लो इसकी, आपने एक धागे के साथ समझो, आपने एक धागे के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांधा है, एंड आप उस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में घूमेगा ना, एक सर्कल पाथ काटेगा, एग्री? विक्रम, सारे बताओ। एक धागे के साथ आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट बांधा है, जब आप उसको घुमाओगे आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ऐसे ही है ना? यस। तो धागा बेसिकली ना, इस एग्जांपल में इस तरह के एक फोर्स है, धागा जो है बता रही है इस तरह की फोर्स है जिसने एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखा हुआ है। अगर वो फोर्स नहीं होगी, लेट्स सपोज वो घूम रही है, मैंने एकदम धागा काट दिया, फिर क्या होगा? लेट्स सपोज बताता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये धागा था, मैं इसको घुमा रहा था, हाँ मैं यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं धागा मेरे पास है, सही है? ओके, ये धागा मेरे पास ऐसे है और ये मैं सब्जेक्ट, सही है? मैं ना इसको घुमा रहा था, मैं इसे घुमा रहा था, क्या हुआ एकदम, मैंने यहाँ से ना धागे को तोड़ दिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से धागे को तोड़ दिया, अब क्या होगा?
अब क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट दोबारा घूमने लग जाएगा या फिर सीधा चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्या होगा? सही है, सीधा डायरेक्शन में जहाँ पे वो जा रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। जिस जिस टाइम जिस टाइम मैंने इसको तोड़ा था ना, जैसे बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर ऑर्बिट्स काट रहा था, मैंने जिस टाइम इसको तोड़ा ना, ये उसी जगह पे जहाँ पे खड़ा था ना, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल की डायरेक्शन में सीधा जाता जाएगा इस तरह। ध्यान से देखो, सही है, देखो मैंने धागा तोड़ा, ये ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल जहाँ पे खड़ा है ना, बिल्कुल वहां से सीधा जाएगा। सीधा किस तरह जाएगा? सर्कल है ना, आई होप आप सबको टेंजेंट्स बनाने आते हो। टेंजेंट्स क्या होता है? सर्कल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन, सर्कल के ऑर्बिट से ना बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरह बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मूव करेगा। सही है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं? आपने ना वो देखियो कि चक्री, बेसिकली आई गेस आपके वहाँ पे दिवाली होती है ना, तो आपने वहाँ पे होती है धागे से बांध के आप लोग घुमाते हो, लेकिन कभी देख लिया आप लोगों ने जिसके अंदर से चिंगारियाँ क्या निकल रही होती हैं, साथ स्टार्स से निकल रहे होते हैं? फुलझड़ी? हाँ जी, हाँ, हाँ नहीं जी। नहीं 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 वो नहीं, आई गेस धागे से बांध के लोग इस तरह घुमाते हैं, और उसके अंदर से ना इस तरह की बेसिकली चिंगारियाँ निकल रही होती हैं। हम चिंगारियाँ देखोगे आपका ना, वो चीज़ जो होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, लेकिन चिंगारियाँ जो हैं वो इस तरह इस तरह इस तरह निकल रही होती हैं, है ना? ये ना, तो उस सब्जेक्ट को तो वही आपने जो जकड़ के जिसपे रखा आप था ना। जंप करते हो ना, जी, सॉरी इंटरप्ट कर लिया था, बट लाइक वही जो चीज जिसपे आप जंप करते हो ना दिवाली के लाइक अराउंड दैट टाइम। ऐसा ही है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। एक चीज़ होती है मैंने देखी थी यूट्यूब पे सिर्फ, कि आप धागे से बांध के पकड़ते हो, उसे गोल गोल घुमाते हो, एंड उससे ना इस तरह की चिंगारियाँ से निकलती हैं, स्टार्स वगैरह से, लाइटनिंग से निकलती है इस तरह इस तरह। सही है, एंड वो इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। सही है, ये इंशाल्लाह वीडियो में क्लियर होगा, मैं वीडियो ढूंढता हूँ जहाँ से भी करके फिर आपके साथ शेयर करूँगा। सही है, सही है, ओके। ओके अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में होगा ना, आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी जो उसको सर्कुलर पाथवे में रखेगा, हाँ बिल्कुल फायर क्रैकर होता है तलाल, बिल्कुल सही बात है, वो उस तरह का होता है। तो डायरेक्शन जो है फोर्स की हमेशा सर्कल के सेंटर में होगी, हमेशा सर्कल के सेंटर में होगी। सही है, ओके। और वेलोसिटी जो होगी, बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ठीक है, टेंजेंट सबको आई को ऑप्स बनाना हो, मैथ से पढ़ा होगा, टेंजेंट टू द सर्कल इस तरह। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल आपकी डायरेक्शन होगी। सही है, ओके। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एंड ये आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सही है, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम में आएंगे, इनके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं दिखाता। मैं देखता हूँ मैं लाया हूँ कि नहीं। नहीं भाई नहीं लाया। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सही है, ओके। छोड़ो ये हमारे पास फ्री फॉल का है, ओके। तो समझ आ गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? न्यूटन के तीनों लॉज एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ एग्जांपल्स, सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला आया हो? कोई मसला आया हो किसी को अभी तक यहाँ पे?